साधना जी और नानी जी सुधा की बात सुनकर और उसके व्यवहार से शॉक थे। तभी राणा जी अपने रूम से निकलकर नीचे आए। उन्होंने भी सुना था जो कुछ भी सुधा ने कहा था। राणा जी भी हॉल में आकर बैठ गए थे। वो थोड़े से परेशान लग रहे थे। नानी जी थोड़े उदास स्वर में बोली, बेटा तुमने सुना ना जो कुछ भी सुधा ने कहा है? क्या अभी भी विक्रम के लिए सुधा ही तुम्हें पसंद है? राणा जी बोले, हाँ। वो थोड़ी सी परेशान थी, इसीलिए शायद कुछ भी बोल गई, पर मुझे यकीन है विक्रम से शादी के बाद वो ठीक हो जाएगी। पर वो किसी लड़की के बारे में बात कर रही थी। साधना जी थोड़े चिढ़ते हुए बोली, विक्रम हमारी इकलौती औलाद है, क्यों आप उसे खाई में फेंक रहे हैं? यदि उसे कोई और पसंद है तो हम क्यों ना उसके साथ ही उसकी शादी करा दे। बस सुधा ने जो कहा है वो सच ही हो। राणा जी थोड़े गुस्से से बोले, वो मेरा भी बेटा है। यदि हम सुधा की शादी विक्रम से करते हैं तो मेरी सीट तो पक्की होगी ही, और आगे विक्रम को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। साधना जी तड़प कर बोली, आप कब तक अपने मतलब के लिए उसे दांव पर लगाते रहेंगे? प्लीज अब बस कीजिए। पहले भी तनु के साथ शादी होते होते रह गई। कितना धक्का लगा मेरे बेटे को, आपको अंदाजा भी है? कितनी अच्छी लड़की थी, पर आपका मतलब उससे पूरा नहीं होता, इसीलिए आपने ये शादी नहीं होने दी। प्रशांत भाई को इसका ही धक्का लगा था, मैं जानती हूँ। उनकी मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी हैं। साधना जी सुबकते हुए अपने रूम में चली गई। नानी जी अभी भी एकटक राणा जी को देख रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम की इस हालत के जिम्मेदार उसके अपने पिता ही हैं। वो भी फिर धीमे कदमों से उठकर अपने रूम में चली गई। राणा जी अभी भी सोच में गुम थे। उन्होंने मन में कहा, हाँ गलती तो हुई है, पर सुधा से शादी का फैसला भी गलत नहीं है। एक बार शादी हो गई तो चरण सिंह पूरी जान लगा देगा मेरी सीट को फिर बचाने में। इस बार मुझे शिमला की सीट उसी के दम पर मिलनी है। विक्रम को सुधा से शादी तो करनी ही है, क्योंकि जल्दी ही उसका वो समय खत्म हो जाएगा जो उसने मुझे अपनी पसंद की लड़की को खोजने के लिए मांगा है। उधर विक्रम और प्रीति कार से वापस आ रहे थे। कार में बजने वाले गाने माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। गाने को रोककर प्रीति ने विक्रम से पूछा, विक्रम सर? विक्रम ने उसे चौंक कर देखा, फिर उसने अपना सर आगे कर लिया और कहा, उस दिन भी समझाया था, तुम्हें मुझे सर या मेरे नाम के बाद जी लगाने की जरूरत नहीं है। हम दोस्त बन सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? प्रीति ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, विक्रम सर? नहीं विक्रम जी। नहीं विक्रम, क्या तुम सच में सुधा से शादी करना चाहते हो? विक्रम ने थोड़ा परेशानी भरे स्वर में प्रीति से कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे उससे शादी नहीं करनी है। वो तो बस पापा की वजह से मेरे गले पड़ गई है। प्रीति ने चौंकते हुए कहा, मतलब आप अपने पापा के कहने पर सुधा से शादी कर लेंगे? विक्रम ने थोड़ी गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता हूँ और उनका कहा टाल नहीं सकता। वैसे भी उन्होंने मुझे 1 महीने का समय दिया था जो अब खत्म ही होने वाला है। उसमें मुझे अपनी पसंद की लड़की ढूंढनी थी जो मुझे अभी तक नहीं मिली। यदि मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मुझे सुधा से शादी नहीं करनी पड़ेगी। विक्रम आगे बोलता, तभी प्रीति ने उसकी बात काटकर आगे कहा, नहीं तो फिर मुर्गे को हलाल होना होगा। विक्रम भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने कहा, नहीं, बकरे को हलाल होना है। प्रीति ने भी कहा, कोई भी हो, मुर्गा या बकरा, हलाल तो होना ही है। दोनों ही हंस दिए, पर विक्रम प्रीति की बात सुनकर उदास हो गया था कि उसे कुछ दिनों के बाद सुधा से शादी करनी है। उसे अंदर ही अंदर चिढ़ होने लगी। प्रीति ने फिर आगे कहा, पर विक्रम, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। विक्रम ने थोड़ा खींचते हुए कहा, तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छी है या नहीं मैं देख लूंगा। प्रीति ने भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, वो तो मैं आपको बचाने के लिए कह रही थी। किसी की लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है मुझे। अरे करना है तो करो ना उस आंटी से शादी, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। विक्रम उसकी बात सुनकर चौंक कर उसे देखने लगा। उधर दिल्ली में काली के घर में तनु, पलक और शिल्पा किट्टू से मिलने के लिए काली के घर पहुंच चुके थे। कुछ देर पहले ही काली अपने काम से अपने ऑफिस निकल चुका था। पलक को देखकर तो किट्टू जैसे अपना सारा गुस्सा ही भूल गया था। दोनों मिलकर खेलने लगे। शोभा जी बोली, देखा शिल्पा, तेरी बेटी को देखकर तो मेरा बेटा अपने बुखार और गुस्से को ही भूल गया। शिल्पा और तनु मुस्कुरा दी। शोभा जी फिर बोली, आप दोनों आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि आप लोगों के लिए क्या बनाऊं जो आपको पसंद आए, तो मैंने आज चाट और गुपचुप मंगवाए हैं, वो भी गुप्ता जी के यहाँ से। गुप्ता जी की चाट और गुपचुप का नाम सुनकर ही तनु और शिल्पा बहुत खुश हो गई। दोनों एक साथ ही बोली,
इसके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। फिर शिल्पा और तनु दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। शोभा जी ने सभी के लिए प्लेट्स लगवाई। बच्चों के लिए स्पेशल आलू चाट भी थी जो तीखी नहीं थी। पलक बोली, मम्मा मुझे भी गुपचुप खाना है, वो भी सबसे बड़ा वाला। उसे देखकर किट्टू भी जिद करने लगा। शोभा जी किट्टू से बोली, बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यदि तुम्हारे पापा को पता चला ना तो वो नाराज हो जाएंगे। पलक को शिल्पा ने एक गुपचुप दी, पर किट्टू को ऐसे उदास देखकर पलक बोली, मेरा दोस्त जब ठीक हो जाएगा ना तब हम दोनों खाएंगे। मम्मा आप एक काम करो, ये आप ही खा लो। किट्टू उसकी बात सुनकर हंस दिया और झट से अपना दलिया उठाकर बोला, तुम चाट खाओ, मैं बस थोड़ी सी खाऊंगा, मुझे जल्दी ठीक होना है, इसलिए दलिया फिनिश कर लेता हूँ, आखिर हमें फिर गुपचुप साथ में जो खानी है। आज तो शिल्पा और तनु की मन मांगी मुराद भी पूरी हो गई थी। तनु बोली, शोभा जी आज तो मजा आ गया, अब मैं तेज जी को लेकर फिर गुप्ता जी के यहाँ जाऊंगी। शिल्पा बोली, जैसे मेरा भाई तुझे ले जाएगा वहाँ जाकर बोलेगा, तनु ये हाइजीनिक नहीं है, कुछ और खा लो, नहीं तो बोलेगा, देखो रोड किनारे खड़े होकर खाना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तनु मुस्कुराते हुए उसकी बात काट कर बोली, अब बस कर माता, देखना तेज मुझे जरूर ले जाएंगे। शोभा जी ने पूजा को वहाँ टेबल साफ करवाने बोला और शाम हो रही थी तो सभी को गार्डन में चलने के लिए बोल दिया। दोनों बच्चे गार्डन में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। पूजा दूर से ही किट्टू को खेलते देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे किट्टू को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अनाथालय में भी किट्टू चुपचाप बैठा रहता था। अब पलक से दोस्ती के बाद उसे चहकते देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। इधर शोभा, तनु और शिल्पा की बातें भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सबसे नजर बचाकर तनु बार बार तेज को कॉल कर रही थी। कॉल नहीं लग रहा था, जिससे वो परेशान थी, पर परेशानी उसने अपने चेहरे से किसी को भी पता नहीं चलने दी। उधर खंडाला में काली के आदमी नजर बचाकर चौपर तक पहुंच गए थे। थोड़ा अंधेरा होने लगा था, इसीलिए एक आदमी नजर बचाकर चौपर के पास जाकर कुछ सेटिंग करके आया। आते ही खुश होकर उसने अपने दूसरे साथी से कहा, तेज प्रताप आज चौपर से तो नहीं जा पाएगा। दूसरा उसके मुंह पर हाथ रखकर झाड़ियों की आड़ में ले आया और बोला, मरवाएगा क्या, देख जरा वहाँ तेज प्रताप की सिक्योरिटी टाइट है, उसके आदमी देखते ही गोली से उड़ा देंगे। चल जल्दी, पहाड़ी से नीचे रॉक्सी भी आ गया होगा, काली जी को भी बता देना है, चल। और दोनों जहाँ उनकी कार खड़ी थी वहाँ आ गए। उधर काठ गोदाम के रास्ते में विक्रम प्रीति की बात सुनकर चौंक कर उसे देखने लगा। उसने अपनी बातों में थोड़ी नरमी लाते हुए पूछा, तुम क्या कह रही थी, आंटी से शादी? मैं तुम्हारा मतलब कुछ समझा नहीं। प्रीति ने एक नजर उसे देखा, फिर कहा, हाँ सही तो कह रही हूँ, वह आंटी ही तो है, जाओ जाकर करो ना शादी, अब नहीं अड़ा रही हूँ टांग। विक्रम उसके चिढ़ने से थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसने फिर पूछा, अब बताओ पूरी बात, वो आंटी कैसे है? प्रीति बोली, तेज भैया की शादी उनसे होने वाली थी, शादी के मंडप से भाग गई थी वो, पता है आपको? विक्रम बोला, हाँ राजवीर ने बताया था। प्रीति ने चौंकते हुए कहा, वो तेज भैया की क्लासमेट थी, तो आपसे 4-5 साल तो बड़ी होगी ही, आपको शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? विक्रम ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ाते हुए कहा, वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी या छोटी हो, कोई मायने नहीं रखता, शादी तो मुझे मेरे पापा की पसंद की लड़की से ही करनी है। प्रीति अभी भी आश्चर्य से विक्रम को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था विक्रम को कैसे मनाए, फिर कोई कारण भी तो नहीं था मनाने का। वो तो बस शिल्पा और तनु के कहने पर विक्रम को शादी से बचाना चाहती थी, पर विक्रम तो अपनी बात पर ही अटल रहने वाला था। प्रीति ने फिर अपनी आखिरी कोशिश करते हुए गहरी सांस लेकर कहा, एक ऐसी लड़की से शादी जिसे आप ना तो प्यार करते हैं, ना ही वो आपके लायक है, आप उससे शादी कर सकते हैं? वो तो बकरी की खाल में छिपी हुई लोमड़ी है, क्या आपको वो भी दिखाई नहीं देता? विक्रम ने कार को साइड में रोका और प्रीति की तरफ सिर घुमाकर कहा, शादी मेरी हो रही है, तड़प तुम्हें क्यों हो रही है? बर्बादी मेरी हो रही है, चिंता तुम्हें क्यों हो रही है? तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम मुझसे प्यार। फिर उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया और अपने आगे के शब्दों को अपने गले में ही गटक लिया।